दोस्तों मान लीजिए सुबह सुबह आप फ्रेश होकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तभी आपको एक कॉल आता है और आपको पता चलता है कि ये जो कॉल है वो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से है, मतलब इनकम टैक्स ऑफिस की तरफ से है। उस कॉल पे जो आदमी होता है वो बोलता है कि सर मैं इनकम टैक्स ऑफिस से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है और आपने अपना टैक्स टाइम पे पे नहीं किया है, जिसकी वजह से आपके ऊपर कुछ चार्जेस लग सकते हैं और अगर आपके ऊपर ये चार्जेस लग जाते हैं तो आपकी नौकरी छीनी जा सकती है। इसके अलावा आपको 3 महीने की जेल हो सकती है, आपके पास जो सिक्योरिटी नंबर है वो भी बंद हो सकता है, इसके अलावा आपका जो लाइसेंस है वो भी रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी बातें सुनकर हो सकता है आपके दिमाग में ख्याल आए कहीं ये स्कैम तो नहीं है। और उसके बाद में जब आप अपनी टैक्स हिस्ट्री को चेक करते हैं, रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो जो आदमी फोन पे बोल रहा था वो 100% सच बोल रहा था। आप एक टैक्स डिफॉल्टर है, अनजाने में ही सही आपने टैक्स पे नहीं किया है। अब दोस्तों मुझे बताइए ये सारी बातें सुनकर और जानकर क्या आप शांत बैठ पाएंगे? आंसर इज नो, राइट? फिर भी आप अपनी सिक्योरिटी के लिए जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर की जांच करने की कोशिश करते हैं और ये चेक करने की कोशिश करते हैं क्या वो सच में आईटी डिपार्टमेंट से आया था या कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से वो जो नंबर होता है वो आईटी डिपार्टमेंट का ही होता है और आपको ये मानना पड़ता है कि आपने टैक्स पे नहीं किया है। अब आपको पेनल्टी लगेगी और आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। अब दोस्तों ये भी हो सकता है कि बदकिस्मती से आपके पास उस वक्त उतने पैसे ना हो कि आप पूरे पैसे पे कर पाए, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि आपको उसी ऑफिसर को फोन करके उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसको पूछना पड़ेगा क्या कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आप बच सके। अब फाइनली आप ऑफिसर को फोन करते हैं और सजा से बचने के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सर अभी फिलहाल मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं पूरा पैसा पे कर पाऊं, तो क्या मैं थोड़ा पैसा अभी पे कर सकता हूं और बाकी का पैसा धीरे धीरे करके पे कर सकता हूं। इसके अलावा कुछ ले देकर मामला रफा दफा नहीं किया जा सकता जैसे मोस्टली इंडिया में होता है। दोस्तों आपकी सारी रिक्वेस्ट सुनने के बाद में ऑफिसर कहेगा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, आप सजा से बच जाएंगे। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, मैं आपके साथ एक अकाउंट डिटेल शेयर करूंगा, उसके अंदर आपको ये XYZ अमाउंट डालना होगा और उसके बाद में जो भी पैसा आप भरने वाले हैं वो आपका जो टैक्स डिफॉल्ट है उसमें सेटल हो जाएगा। दोस्तों आपकी हालत ऐसी होगी कि मरता क्या ना करता, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं, आपको पैसे डालने ही पड़ेंगे और पैसे डालने के बाद आप बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे और उस ऑफिसर को दुआएं देंगे कि बहुत ही अच्छा ऑफिसर था, उसने मेरी जान बचा ली। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद आप अपने घर पे बैठे हैं, टीवी में न्यूज देख रहे हैं, तभी आपको पता चलता है कि एक ऐसा गिरोह है जो आईटी ऑफिसर बनके जो टैक्स डिफॉल्टर्स होते थे उनको डराते थे, धमकाते थे और पैसे वसूल करते थे। अचानक आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, आप तुरंत आईटी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां पे जाके चेक करते हैं कि आपने जो पैसे भरे हैं वो आपके टैक्स डिफॉल्ट में सेटल हुए कि नहीं हुए। तो आपको पता चलता है कि आपने तो कुछ पैसे पे ही नहीं किए, मतलब दोस्तों उस गिरोह का शिकार आप भी बन चुके हैं, ये आपको भी पता चल चुका है। लेकिन दोस्तों जब तक आपको पता चला है बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। दोस्तों ऐसे ही मामला सिर्फ 1 या 2 लोगों के साथ नहीं बल्कि 6500 से भी ज्यादा लोगों के साथ हुआ और उनको इस गिरोह के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं आपको बता दूं ये काम चल रहा था मुंबई के पास स्थित थाने डिस्ट्रिक्ट के मीरा रोड में, जहां पे सबूतों और गवाहों के साथ अमेरिका में रहने वाले लोगों के साथ टैक्स वसूली के नाम पे ठगी की जा रही थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इन कर्मचारियों के पास आईटी डिपार्टमेंट के बैच नंबर भी थे, जिससे क्या होता था कि कोई कितनी भी लंबी बात करे, कुछ भी पूछताछ करे, उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलता था। दोस्तों इसका पर्दाफाश हुआ 5 अक्टूबर 2016 की रात को, जब पुलिस ने मीरा रोड की 7 माले की जो बिल्डिंग थी जिसका नाम था हरिओम आईटी पार्क, उसके अंदर रेड डाली और 70 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब दोस्तों पुलिस को खबर किसने दी, कब दी, कैसे दी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, आज तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों ये जाल किस तरीके से बिछाया गया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे लोगों को ठगा जाता था, इसके बारे में डिटेल में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि इतनी पुरानी बात अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं। दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूं इसका रीजन ये वीडियो खत्म होते होते आपको खुद को पता चल जाएगा, बस आप वीडियो देखते रहिए। चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड था जगदीश कनानी, जिसने विदेशों में रहकर बीपीओ में काम किया और वहां पे आउटसोर्सिंग के जरिए कलेक्शन के तौर तरीकों में महारत हासिल की और उसके बाद में वो इंडिया आ गया और इंडिया आने के बाद में उसकी मुलाकात हुई सागर ठक्कर से। उसे सागर ठक्कर को टेक्नोलॉजी और ठगी की ट्रिक्स सिखाई और अच्छे से ट्रेन कर दिया और उसके बाद में उन्होंने मुंबई और अहमदाबाद में बहुत सारे कॉल सेंटर्स ओपन किए, लोगों को हायर करना शुरू किया और सागर लोगों को ट्रेन किया करता था कि कैसे उनको बात करनी है, कैसे लोगों को डराना है, धमकाना है और कैसे ठगी करनी है। ये सारे गुण उसने जगदीश से सीखे थे। उसके बाद में अमेरिका के जो टैक्स ऑफिसर्स थे उनके बैच नंबर्स के डिटेल निकाले गए और जितने भी लोग अमेरिका के अंदर टैक्स डिफॉल्टर थे उनकी भी पूरी लिस्ट निकाली गई और उसके बाद में शुरू हो गया डराने और धमकाने और ठगी करने का खेल। दोस्तों मैं आपको बता दूं बिल्डिंग के 7वें माले पे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती थी, वहां पे उनको बताया जाता कि कैसे बात करनी है, कैसे लोगों को ठगना है और कैसे उनको डराना है, धमकाना है, सारी चीजें वहां पे ट्रेन की जाती थी। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि एम्प्लॉयज को तो पता था कि ये जो काम है ये ठगी का काम है, ये गैर कानूनी काम है, तो वो लोग ये काम करते ही क्यों थे।
दोस्तों इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, शायद आप खुद जानते होंगे, आपने वो लाइन जरूर सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कॉल सेंटर में काम करेंगे तो आपको मैक्सिमम सैलरी मिलेगी 30,000 या 40,000। इंडिया में आपको इससे ज्यादा सैलरी नहीं मिल सकती, लेकिन दोस्तों इनके जो कॉल सेंटर थे वहां पे एम्प्लॉयज को बहुत ही जल्दी इंक्रीमेंट दिया जाता था और उनकी सैलरी होती थी 60,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए के बीच में। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई क्लाइंट को बहुत ज्यादा ठगता था, ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूल करता था, तो उसको बॉस की तरफ से लग्जरी गिफ्ट भी मिलते थे, जैसे गाड़ियां मिलती थी, वॉचेस मिलते थे, बाइक्स मिलती थी, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें मिलती थी जिसकी वजह से एम्प्लॉयज वहां पे काम करते थे। और दोस्तों खबरों में तो ये भी आया था कि सागर ठक्कर ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए विराट कोहली की ऑडी खरीदी थी और अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की थी, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। इसके अलावा दोस्तों एम्प्लॉयज क्यों काम करते थे, इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि जब अमेरिकन एक्सेंट में बात करके इतने पैसे कमाए जा सकते हैं तो कोई भला दूसरी जगह पे काम करना क्यों पसंद करेगा, आप जरा खुद सोचिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कॉल सेंटर्स होते थे ये रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक चलते थे और इस दौरान अमेरिकन लोगों को ये अलग अलग चीजें बोलकर डराया करते थे, धमकाया करते थे और पैसे वसूल किए करते थे। किस तरीके की बातें करते थे वो मैं आपको बता देता हूं। ये उनको फोन करके बोलते थे कि आपने टैक्स पे नहीं किया है, इसलिए इंटरनल रेवेन्यू सर्विस आपके यहाँ पे छापेमारी करने वाली है और आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा आपका जो सिक्योरिटी नंबर है वो भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसको भी रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही साथ में जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां से आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी नौकरी छीनी जाएगी। और अगर आप बचना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर $10,000 भरने होंगे तो आप आसानी से बच जाएंगे। अब दोस्तों जो भोले वाले अमेरिकन सिटीजन होते थे उनके पास बचने का कोई दूसरा तरीका तो होता नहीं था, तो वो इनके बताए गए अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर देते थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कॉल सेंटर्स होते थे इनकी एक दिन की कमाई होती थी 1 करोड़ रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए के बीच में और सालाना कमाई होती थी लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास। अगर कोई नॉर्मल कंपनी इतना पैसे कमाना चाहेगी तो उसको सालों लग जाएंगे, लेकिन ये कॉल सेंटर 1 साल के अंदर इतना पैसा ठगी में निकाल लेते थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो ठगी थी वो कई सालों तक चलती रही। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि इनके पास डेटा आता कहां से था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका की कुछ कंपनीज होती थी जो इनको टैक्स डिफॉल्टर्स का डेटा देती थी और बदले में ये उनको लगभग 30% तक कमीशन देते थे, मतलब जो भी इन्होंने फ्रॉड किया उसका 30% इनको देना पड़ता था। तो दोस्तों आप यूं समझ लीजिए, जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है वो भी पैसे कमा रहा है, जो एम्प्लॉयज ठगी कर रहे हैं वो भी पैसे कमा रहे हैं और जो दोनों मालिक हैं जैसे सागर और जगदीश वो तो पैसों में नहा रहे थे। और दोस्तों जिनके पैसे जा रहे थे उनकी सिर्फ गलती इतनी थी कि उन्होंने टाइम पे टैक्स पे नहीं किया था, जिसकी वजह से उनको इस ठगी का शिकार होना पड़ा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ठगी इतनी सफाई से चलती थी कि किसी को इसकी खबर थी ही नहीं। जब पुलिस ने छापेमारी की तब जाके सबको इसके बारे में पता चला और 70 एम्प्लॉयज को ऑन द स्पॉट पकड़ लिया गया। इसके अलावा 700 एम्प्लॉयज के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया गया, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थी। और दोस्तों जिन लोगों को पकड़ा गया उसमें ज्यादातर लोग मैनेजर थे, कॉल टेकर थे, स्टॉक होल्डर थे, कॉल क्लोजर थे, तो ऐसे और भी लोग थे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, 630 एम्प्लॉयज के खिलाफ 384 के तहत वसूली करना, 419 के तहत अपनी पहचान छुपाकर लोगों के साथ फ्रॉड करना और दोस्तों 420 के तहत धोखाधड़ी करना, ये सारे केस दर्ज किए गए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सारे एम्प्लॉयज थे इनकी उम्र थी 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में। ये वही उम्र होती है जब हम डिसाइड करते हैं कि हम पूरी जिंदगी भर हमारे करियर में क्या करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों स्कैम का हिस्सा बनकर इन्होंने अपने करियर को बर्बाद कर दिया और शायद इस स्कैम के बाद में इनको कहीं पे जॉब मिली होगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब छापेमारी की गई तो 70 एम्प्लॉयज के साथ साथ 851 हार्ड डिस्क पाई गई, बहुत सारे हाई एंड सर्वर पाए गए। इसके अलावा लगभग 1 करोड़ रुपए के बहुत महंगे महंगे गैजेट्स पाए गए। और दोस्तों काफी छानबीन करने के बाद में जगदीश और सागर को भी पकड़ लिया गया और उनसे जब पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि उन्होंने 6500 से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों के साथ ये फ्रॉड किया और इस फ्रॉड से उन्होंने लगभग 239 करोड़ रुपए कमाए। तो दोस्तों इस फ्रॉड से हमको टोटल 3 चीजें सीखने को मिलती है। सबसे पहली चीज, सरकार को टैक्स टाइम पे दीजिए, क्योंकि अगर आप सरकार को टैक्स टाइम पे नहीं देंगे तो कोई भी कंपनी आपके साथ इस तरीके की धोखाधड़ी कर सकती है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, टैक्स टाइम पे कीजिए ताकि ऐसी धोखाधड़ी से आप आसानी से बच जाएं। दूसरी चीज दोस्तों, आज का जमाना डिजिटल जमाना है, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमको किसी भी एक चीज पर रिलाय नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान को पैसे देने से पहले हमको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चेक कर लेना चाहिए। जब हमको तसल्ली हो उसी के बाद में किसी को पैसे देने चाहिए। अगर हमको थोड़ा भी डाउट होता है तो किसी के साथ भी पैसे शेयर नहीं करने चाहिए। दोस्तों यही गलती अमेरिका के लोगों ने की। उन्होंने क्या किया, जब उनको फोन आया तो वो डर गए और उन्होंने तुरंत सेटल करने के लिए पैसे दे दिए। अगर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते और वहां पे जाके चेक करते तो वो इस फ्रॉड से बच सकते थे। लेकिन दोस्तों उन्होंने ऑफलाइन चेक नहीं किया, जिसकी वजह से उनके साथ फ्रॉड हो गया। तो आप ऐसे मत कीजिए। जब भी आपको कोई फोन आता है कि इतने पैसे दे दीजिए हम आपके साथ ये कर देंगे,
तो ऑनलाइन जब कुछ चीज होती है तो उसका ऑफलाइन भी चेक कीजिए, और अगर आपके साथ ऑफलाइन कोई फ्रॉड होने के चांसेस है तो उसको ऑनलाइन भी एक बार जरूर चेक कीजिए ताकि आप फ्रॉड से बच पाए। तीसरी चीज यंगस्टर्स के लिए, देखिए दोस्तों, जैसे पैसे की लालच में आके वो सारे एम्प्लॉइज धोखाधड़ी का हिस्सा बन गए और अपने करियर को बर्बाद कर दिया, तो उसी प्रकार आप भी पैसे के लालच में किसी धोखाधड़ी का हिस्सा ना बनिए और अपने करियर को दलदल में मत डालिए। क्योंकि दोस्तों शायद पुलिस तो उनको कुछ सालों के बाद छोड़ भी देगी, लेकिन उनको पूरी इंडिया में कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।